हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि केवलादेव नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लेक टिटिकाका को लेकर के, तो लेक टिटिकाका को अगर हम मैप में व्यू करें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट लेक है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका से रिलेटेड अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पेरू कंट्री एंड बोलिविया कंट्री की जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है लेक टिटिकाका। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक के रूप में भी लोकेटेड है लेक टिटिकाका। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम व्यू करें तो 20 से भी कम ऐसी लेक हैं जिनका फॉर्मेशन मिलियन ईयर्स अगो हुआ था और उनमें से एक है लेक टिटिकाका। अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो प्रेजेंट टाइम में लेक टिटिकाका को लेकर के कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए हैं और उसका मेन रीजन ये है कि टाइम के साथ में लेक टिटिकाका के आसपास वाले रीजन में कुछ सिटीज का फॉर्मेशन होने लग गया, जिसकी वजह से इसके आसपास वाले रीजन में पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गया है। अदर पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो नई नई स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करने लग गए हैं लेक टिटिकाका में, जिसकी वजह से यहाँ की जो ओरिजिनल स्पीसीज हैं उनको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होने लग गया है। अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हमने बात की है तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड भी कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील कंट्री। ब्राज़ील कंट्री को अगर हम डिस्कस करेंगे तो ब्राज़ील कंट्री जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सभी कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, सिर्फ 2 कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है और वो एक्सेप्शन है, एक है इक्वेडोर और एक है चिली। इसके अलावा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 कंट्री ऐसी हैं जो लैंड लॉक कंट्री हैं, जिनमें एक है बोलिविया और सेकंड कंट्री यहाँ पर है पराग्वे। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इससे 2 इंपॉर्टेंट लाइन, जिसमें एक है इक्वेटर और एक जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो दोनों लाइन पास होती हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, वो ब्राज़ील से पास होती हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं लेक टिटिकाका से लेकर के, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को लेकर के। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है महाराष्ट्र में जो नई गवर्नमेंट बनी है बीजेपी अलायंस को लेकर के। शिवसेना के लीडर के रूप में एकनाथ शिंदे ने अपने आप को प्रेजेंट किया है और वहाँ के जो स्पीकर है उसका इलेक्शन हो गया है। स्पीकर का इलेक्शन जो है वो वॉइस वोट के थ्रू हुआ, फिर वहाँ पर वोट की काउंटिंग की गई और यहाँ पर बीजेपी सपोर्टेड मीन्स नए जो शिवसेना का नया फैक्शन है एकनाथ शिंदे का, और बीजेपी सपोर्टेड जो वहाँ के लेजिस्लेटर हैं राहुल नरवरेकर, उनको असेंबली का स्पीकर जो है वो इलेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी ने एक तरीके से क्वेश्चन किया कि काफ़ी लंबे टाइम से, जब पहले वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी एमवीए गवर्नमेंट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी टाइम टू टाइम, किससे, वहाँ के गवर्नर से, कि जो स्पीकर का जो पोस्ट है, स्पीकर की जो पोस्ट जो वैकेंट है उसको लेकर के इलेक्शन कंडक्ट करवाई जाए। लेकिन वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला था कि स्पीकर को लेकर के अभी जुडिशरी में क्वेश्चनिंग चल रही है, जुडिशरी में इशू कुछ डिस्कस हो रहा है, तो किसी पोस्ट को लेकर के अगर जुडिशरी में कुछ क्वेश्चनिंग चल रही है तो उसको लेकर के इलेक्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी ने बोला कि जब अभी भी डिस्कशन चल रहा है, अभी भी इशू जो है वो जुडिशरी में है, सब जुडिस ये इशू है, फिर अब इलेक्शन कैसे हो गए हैं। ओके, तो एक जनरल अवेयरनेस की बात है कि और आज जो है वहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में जो नई गवर्नमेंट बनी है ना, उसको अपना ट्रस्ट वोट देना है कि हाँ उनके पास में मेजोरिटी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एमपी स्टेट को लेकर के है। वहाँ पर लैंड डिस्प्यूट होने की वजह से कुछ इशू क्रिएट हुआ और कुछ ग्रुप्स में एक तरीके से कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, जिसकी एक जो वीमेन है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी देखने को मिली और आग से भी उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। ओके, ऐसा बोला गया है कि आग लगा दी गई उस वीमेन के ऊपर लैंड डिस्प्यूट की वजह से। हालांकि अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो वीडियो है वो आसपास के लोगों ने बनाया या किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया है, लेकिन इस आर्टिकल में
एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो वीमेन है वो बिलोंग करती है मध्य प्रदेश की जो सहरिया ट्राइब है उससे, और जो सहरिया ट्राइब है वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, मींस पीवीटीजी ग्रुप में ये आता है सहरिया ट्राइब। तो ये पीवीटीजी ग्रुप से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो आप सभी को पता है, हम सबको जो है अगर हम बात करें एक एजुकेशन लेवल पर और हम बात करें जॉब के लेवल पर, तो आप सभी को पता है कि एसटी जो कैटेगरी है उसको रिजर्वेशन दिया हुआ है। लेकिन एक डेबर कमीशन बनाया गया 1960-1961 में, तो डेबर कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि एसटी का भी एक सब ग्रुप है, एसटी का भी एक सब पार्ट है और उसको आप प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के रूप में इसको एक तरीके से रिकॉग्निशन दीजिए। इसमें भी जो लोग काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनके लिए आप एक अलग ग्रुप बनाइए और फिर उनकी डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए काम कीजिए। तो इसी डेबर कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही 1973 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को बनाया गया और फिर 1975 में गवर्नमेंट ने इसमें जो है वो 52 ग्रुप्स को इसमें शामिल कर लिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1993 में इसमें 23 ग्रुप और शामिल कर लिए और प्रेजेंट टाइम में 75 जो सेक्शन हैं शेड्यूल ट्राइब के वो पीटीजी ग्रुप में आते हैं। 2006 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम चेंज करके 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और पीवीटीजी के नाम से इसको प्रेजेंट टाइम में जानते हैं। 2011 की जो सेंसस है उसके बेसिस पर अगर हम फैक्ट्स डिस्कस करें तो हमारे इंडिया में 18 स्टेट्स हैं और 1 यूनियन टेरिटरी है जिसमें अंडमान एंड निकोबार आता है। वहाँ पर ये सारे के सारे पीवीटीजी ग्रुप जो है वो एस्टेब्लिश हैं। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया का जो ओडिशा स्टेट है वहाँ पर पीवीटीजी ग्रुप है और सेकंड नंबर पर आता है एपी। ओडिशा में है 13 ग्रुप इन 75 में से और आंध्र प्रदेश में है 12 ग्रुप। ओके तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कम्युनिटी को हम पीवीटीजी में डालेंगे। देखो किसी भी कम्युनिटी को देखने पर अगर आपको लगता है कि अभी भी वो प्री एग्रीकल्चर जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग को फॉलो करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोसीजर है वो उनको नहीं आता, अभी भी वो फॉरेस्ट में जाते हैं, हंटिंग और गैदरिंग करते हैं और उससे अपनी जो लाइवलीहुड है उसको सर्वाइव करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ या तो नेगेटिव में जा रही है, मतलब उनकी पॉपुलेशन जो है टाइम के साथ में बढ़ नहीं रही है, या फिर स्टेगनेंट है कि जितनी पॉपुलेशन है आज से 15 साल पहले भी वो 100 लोग थे और आज भी 100 लोग हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है ये भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बोला जाता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी लो लेवल पर हो, उनमें जो लिटरेसी रेट है वो बिल्कुल कम हो। इन सारे क्राइटेरिया में से अगर कोई कैटेगरी, अगर कोई जो ग्रुप है वो अगर ट्राइबल ग्रुप जो है वो एक भी क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है तो उसको पीवीटीजी में शामिल कर लिया जाता है। तो ये बेसिक ग्राउंड है वो आपको क्लियर होने चाहिए, इसकी क्या हिस्ट्री है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तेलंगाना की विजिट की। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखी कि तेलंगाना में जो ट्विन इंजन गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर अगर सेम बीजेपी गवर्न करेगी तो तेलंगाना का जो इम्प्रूवमेंट है, जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स उन्होंने रखे। यहाँ पर उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट वर्ड जो हैं वो यूज़ में लिए जो हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो कोमाराम भीम का नाम लिया। इसके अलावा उन्होंने रुद्रमा देवी जो है उसके बारे में भी बताया कि रानी रुद्रमा देवी और कोमाराम भीम जो है वो तेलंगाना से बिलोंग करते थे, इसलिए यहाँ का जो कल्चर है, आर्ट्स है, क्राफ्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और अगर हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें गवर्नमेंट के द्वारा तो उनको काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। उन्होंने अपना जो स्पीच है वो स्टार्ट किया तेलुगु में। ओके देखो तेलुगु की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में कुछ क्लासिकल लैंग्वेज है और क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है तेलुगु लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज वो नहीं है जो शेड्यूल 8 में शामिल है, शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज हैं वो अलग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर रुद्रमा देवी और कोमाराम भीम की अगर हम बात करें तो रानी रुद्रमा देवी जो है वो काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करती थी जो डेक्कन प्लेटू में एग्जिस्ट था। 1263 से 1289 तक इन्होंने रूल किया और ऐसा बोलते हैं कि एक तरीके से उन्होंने हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चेंज किए और उसके बाद में जो मेल इमेज देखी जाती थी एज ए किंग उसको चेंज करने की उन्होंने एक कोशिश की और उसके बाद में ना सिर्फ उनके खुद की डायनेस्टी में बल्कि विजयनगर एम्पायर जो है उसमें भी ये जो भी चेंजेस हैं वो सभी इंट्रोड्यूस किए गए।
अब कोमाराम भीम की अगर हम बात करें तो कोमाराम भीम जो हैं उन्होंने, देखो हैदराबाद स्टेट का एक एरिया है जहाँ पर गोंड ट्राइब रहती थी, तो वहाँ के एक लीडर के रूप में उन्होंने प्ले किया कि यहाँ का जो निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम, इसके अलावा जो ब्रिटिश राज था वो यहाँ की जो भी ट्राइबल एरिया था उसके ऊपर काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन उनका करता था। तो एक्सप्लॉयटेशन करने के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक लीडर का रोल प्ले किया और जो भी यहाँ पर इशू थे उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश की। और 1946 का जो तेलंगाना रिबेलियन है, ऐसा बोलते हैं कि उसके एक बेसिक जो है कंट्रीब्यूशन जो है, बेसिक कंट्रीब्यूशन वो कोमाराम भीम के द्वारा ही दिया गया था। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट बात भी रखी गई है कि देखो ये सारे जो नेम हैं हमारी हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और टाइम टू टाइम कोशिश की जाती है कि हमारी इंडिपेंडेंस में कुछ अनसंग हीरोज रहे हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिनके बारे में रिकॉग्निशन होनी चाहिए, सोसाइटी को पता चलना चाहिए कि ना सिर्फ जो हम बुक्स में पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस के बारे में, उसके अलावा भी रीजनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हमें पता चलना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में हमारी जो गवर्नमेंट है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट करने में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट भी किया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट करेंगे और उसमें ये जो अनसंग हीरोज़ हैं इनकी सभी की स्टडीज़ को पब्लिश किया जाए, पता लगाया जाए। गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सेम हमने कल जो डिस्कस किया कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो बार बार क्लेम कर रही है कि 10 लाख लोगों को उन्होंने जॉब दी है गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू। तो यहाँ पर जब बेसिक लेवल पर जब डिस्कशन किया गया, क्वेश्चनिंग की गई, तो यहाँ पर पता चला है कि लगभग 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई जिसमें से 12,000 कुछ लोगों को जो है वो जॉब मिली है। यहाँ पर उड़ीसा स्टेट की एक स्टोरी है और यहाँ पर एक वीमेन है जिनका नाम है सरोजनी मोहंता। सरोजनी मोहंता ने क्या किया है कि यहाँ पर उड़ीसा में एक ऐसा एरिया जो डेवलप किया जा रहा था कि यहाँ पर ट्री के जो सैपलिंग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किए गए, तो सरोजनी मोहंता ने इन सैपलिंग्स को प्रिजर्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो यहाँ के अब फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने इस वन को, ये जो फॉरेस्ट एरिया था इसको सरोजनी वन डिक्लेयर कर दिया है सरोजनी फॉरेस्ट के नाम से। मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसको रिकॉग्निशन देने की कोशिश की है यहाँ पर गवर्नमेंट ने। यहाँ पर बताया गया है कि डेली वेजेस उनको 315 रुपीज़ मिलते थे, लेकिन उन्होंने प्लांटेशन को बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इससे देखो एथिक्स के लेवल पर आप ये शो कर सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में इशू है एनवायरनमेंट, और इसमें यहाँ पर अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो आप जो है वो इम्पॉसिबल वर्क को भी पॉसिबल कर सकते हो। ये वो ज़मीन है, ये वो लैंड एरिया है उड़ीसा का जहाँ पर लेटेराइट सोइल, मतलब ऐसी मिट्टी जहाँ पर किसी भी पेड़ को उगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उनका ये डेडिकेशन ही था, उनकी अपनी ड्यूटी को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ही थी कि उन्होंने ये सारे जो वर्क हैं वो कंप्लीट किए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के है। रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है लुहांस्क, उसको लेकर के क्लेम किया है कि ये कम्प्लीटली हमारे अंडर आ गया है, लेकिन यूक्रेन जो है उन्होंने क्लेम किया है कि अभी इस एरिया को लेकर के जो वॉर है वो रेगुलर चल रहा है और अभी जो है ये एरिया रशिया के अंडर नहीं गया है। देखो यहाँ पर एक जो वर्ड है लिंस्चांस्क, इस एरिया को लेकर के क्लियर किया है रशिया ने कि ये जो एरिया है वो हमारे अंडर है। तो यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि अगर धीरे धीरे इस तरीके से रशिया जो है वो धीरे धीरे यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट को अपने अंडर करने की कोशिश रेगुलर करता रहा तो ये जो कंप्लीट डोनबास रीजन है वो उनके अंडर आ जाएगा। डोनबास रीजन जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है डोनेस्क एंड लुहांस्क, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेटिस्ट ग्रुप जो हैं वो इस एरिया को गवर्न कर रहे थे और वो रशिया सपोर्टेड थे। यूक्रेन का ये जो ईस्टर्न पार्ट है इसको लेकर के ये जो ग्रुप है वो बार बार क्लेम करते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, और ऐसा बोला जाता है कि रशिया जो है वो इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और यहाँ देखिए, देखो अभी हमने जो फ्रंट पेज पर डिस्कस किया ना कि हमारे जो अननोन और अनसंग हीरोज जो हैं उन सभी को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मार्च 2021 से प्रोसीजर लॉन्च किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसको पहले 15 अगस्त 2022 तक रेगुलर करना था, लेकिन
अब इसको रेगुलर कर दिया गया है 15 अगस्त 2023 तक, कि 2023 तक जो है वो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर अल्लूरी सीताराम जो है, सीताराम राजू, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा उनके बारे में, उनके सेलिब्रेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगस्त 1922 की बात है, लगभग 100 साल पहले गोदावरी, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो गोदावरी वाला रीजन आता था उसके फॉरेस्ट एरिया पर, फॉरेस्ट एरिया में कुछ पुलिस स्टेशन थे, उनके ऊपर रेगुलर 3 दिन तक लगातार अटैक होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू जो थे उन्होंने 500 ट्राइबल लोगों के साथ में मिल करके इन पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर जो भी कार्बाइन राइफल्स थी, जो भी एम्यूनिशन थे, उन सभी को अपने अंडर लिया। सीताराम राजू जो है उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में वो बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा था, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा था, उनको फोर्स्ड लेबर में धकेल रहा था, उनके ऊपर जो भी ट्राइबल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर बैन कर रहा था और उनका ये बोलना था कि हम जो बोलें उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। तो जो भी एट्रोसिटीज़ देखने को मिल रही थी उन सभी को यहाँ पर रेगुलर करने की कोशिश की थी सीताराम राजू ने, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, जिसको मन्यम रिबेलियन या फिर रंपा रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं। अगस्त 1922 से मई 1924 के बीच में ये रिबेलियन चला। फिर उसके बाद में जो अल्लूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया और ऐसा बोलते हैं कि उनको गोली मार दी गई। लेकिन उन्होंने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था ट्राइबल ग्रुप के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी को पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो उस ट्राइबल से, उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने उस कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में जो इशू देखने को मिल रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से, अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में बेहतरीन डाइवर्सिटी रही हुई है, लेकिन जो बेहतरीन डाइवर्सिटी ने हमेशा हमारी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम की है, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए काम किया है। तो प्रेजेंट टाइम में भी जो इशू हैं उसमें भी ये देखना चाहिए कि भले ही बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे रिलीजन हमारे इंडिया में हैं, लेकिन अगर हम कोलेब्रेशन और एक तरीके से एक साथ मिल करके टुगेदर तरीके से काम करें तो बहुत सारे बेहतरीन तरीके से इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 6 पर, और इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी जो मणिपुर में लैंडस्लिप इशू देखने को मिला, इसको लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि मणिपुर में प्रेजेंट टाइम में, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि नॉर्थ ईस्ट को एक कंप्लीटली कनेक्टिविटी दी जा सके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया जा सके, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा ये रहा है कि वो मेन लैंड इंडिया से अपने आप को सेपरेट मानते हैं। तो इंक्लूजन कैसे होगा जब वहाँ पर जैसे मेन लैंड इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, सेम उसी तरीके से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी अगर इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो तो वहाँ की पॉपुलेशन को लगता है कि हाँ हम इंडिया के पार्ट हैं। तो इसी सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रेगुलर कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बहुत सारे इशूज भी क्रिएट होने लगे हैं। और इश्यूज ये हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लिप इशू जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें जिसमें जो हमारे वेस्टर्न पार्ट पर जो हिमालयन स्टेट है वहाँ पर भी हम जो घाट वाला जो रीजन है, वेस्टर्न घाट वाला, जिसमें केरला का बात अगर करें तो वहाँ पर भी लैंडस्लिप के इश्यू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन कौन सा एरिया जो है वो काफ़ी सेंसिबल है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो क्रिएट हो सके। कनेक्टिविटी हमें करनी है, लेकिन उसका अल्टरनेट हमें इस तरीके से करना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो एरिया है उसमें जो भी हमारी एक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के वो काफ़ी बेहतरीन हो, ताकि लैंडस्लिप इशू जो है वो ना देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर कस्टोडियल डेट की बात की गई है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है, सबसे पहले तो कुछ डाटा रख रखे हैं कि 2001 से 2018 के बीच में अगर हम बात करें तो 1727 लोगों की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई है, लेकिन अब तक 26 पुलिसमैन ही ऐसे हैं जिनको इस डेथ के लिए जिम्मेदार माना गया है, मतलब उनके ऊपर कुछ केस वेस चला है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अभी
recent spate of custodial death in Tamil Nadu has yet again highlighted the method used by the police during interrogation. तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा कोर्ट है इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रोबोट का हम यूज़ कर सकते हैं। रोबोट में कुछ ऐसी प्री तरीके से वहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल की जाएं और उसके थ्रू जो है वो क्वेश्चनिंग की जाए, रोबोट को इस तरीके से सेंसेबल बनाया जाए कि वो बॉडी लैंग्वेज को भी डिटेक्ट कर सके, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि रोबोट जो है वो एक मशीन है और लेकिन हम सारी चीज़ें रिप्लेस कर देंगे, टेक्नोलॉजी को भी हम इंसर्ट कर देंगे, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ है कि एक ट्रस्ट होता है ह्यूमन टू ह्यूमन के बीच में, एक जो कॉन्फिडेंस होता है ह्यूमन टू ह्यूमन के बीच में, वो एक मशीन और एक ह्यूमन के बीच में डेवलप नहीं हो पाएगा। जो एक कोऑपरेशन होना चाहिए, जो एक ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, वो ट्रस्ट जो है वो पुलिस और जो पॉपुलेशन है उनके बीच में डेवलप नहीं हो पाएगा, और वो डेवलप होना ज़्यादा ज़रूरी है। सेंसिबल तरीके से अगर इंटरोगेशन किया जाए, भले ही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, लेकिन ये जो कस्टोडियल डेथ है वो भी कम हो सकती है और जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ डाटा रख रखे हैं। ये जो डाटा है वो डाउन टू अर्थ स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2022 रिपोर्ट जो है इसमें बताया गया है कि इंडिया में 35% इंडिया प्लास्टिक वेस्ट जो है वो मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग वाला है, मतलब नॉन रिसाइक्लेबल है। अगर हम बात करें तो 68% प्लास्टिक वेस्ट जो है वो डंप साइट में या फिर जो लैंडफिल साइट है वहाँ पर जाकर के उसको डाल दिया जाता है, जिसमें से 12% जो है वो केवल रिसाइकिल किया जाता है, 20% को जला दिया जाता है, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। आवर वर्ल्ड इन डाटा, ये एक रिपोर्ट आई है, इसमें भी ये बोला गया है कि हमारे इंडिया में हर साल जो है 9.5 किलोग्राम मिसमैनेज्ड वेस्ट जो है वो क्रिएट होता है, और ये जो मिसमैनेज्ड वेस्ट है वो ओशन में भी एंटर करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू और वर्ल्ड के मैप के थ्रू शो कर रखा है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट जो है वो काफ़ी कम जनरेट होता है, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो अब बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में और साउथ अमेरिका जो नेशन है वहाँ पर वेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जनरेट होता है। यहाँ पर बता रखा है कि इंडिया जो है वो जो भी क्राइटेरिया है उसमें बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर अपने आप को रखता है। मिसमैनेज्ड वेस्ट क्या होता है? मिसमैनेज्ड वेस्ट इज मटेरियल विच इज एट हाई रिस्क ऑफ एंटरिंग द ओशन वाया विंड और टाइडल ट्रांसपोर्ट और कैरी टू कोस्ट लाइन्स फ्रॉम इनलैंड वाटरवेज। इन 2019 इंडिया प्रोड्यूस्ड एन एस्टिमेटेड 9.5 किलोग्राम ऑफ मिसमैनेज्ड वेस्ट पर पर्सन, मतलब एक पर्सन जो है एक साल में 9.5 किलोग्राम मिसमैनेज्ड वेस्ट जो है वो जनरेट करता है, जो फिर ओशन में एंटर करता है या तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू या फिर विंड के थ्रू या फिर टाइडल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जिसकी वजह से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बात की गई है। राइटर हैं उन्होंने ये बोला है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस ही हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कंप्लीट एरिया को कवर किया जाना चाहिए। धीरे धीरे इसके लिए टाइम टू टाइम स्कीम लॉन्च की गई और उन स्कीम के बेसिस पर हमने 24/7 इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की कोशिश की। 2070 तक इंडिया ने टारगेट डिसाइड किया है कि हम जीरो एमिशन जो है उसको भी अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उनका ये बोलना है कि जो भी हमारा टारगेट है भले ही हम उसको अचीव कर लें, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेकर के इश्यूज हैं उनको भी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें नेशनल लेवल पर एक प्लान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डाटा की बात करें तो हमारे इंडिया में कुछ फैटेलिटीज़ एंड रेट ऑफ डेथ, मतलब पर लाख पॉपुलेशन के बेसिस पर रेट ऑफ डेथ की बात करें तो उसमें कुछ इशू जो हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी होते हैं। ओके, और टाइम के साथ में जो है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, 1990s में
2957 डेथ, मतलब टोटल पॉपुलेशन की पर लाख पॉपुलेशन पे 0.36 डेथ देखने को मिलती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 15,258 डेथ, मतलब 2020 के डाटा की बात की गई है 1.13 डेथ पर लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी जो है उन्होंने ये बोला है कि ये इंसिडेंट जो है, एक्सीडेंट इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी होगी। तो जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए। जो भी लाइन होती है जैसे 11,000 वोट की जो लाइन होती है उसको, और जो अदर जो एक हाउस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लाइन है उसमें डिफ्रेंशिएट करना, क्रिएट करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इलीगल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के लिए ये सारे जो प्रोसीजर हैं वो किए जाते हैं, जिसमें हाई वोल्टेज लाइन को टच होने की वजह से भी ये इशू क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रूरल एरियाज़ में जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्रीज़ हुआ है वैसे वैसे इश्यूज क्रिएट हुए हैं। तो इसके लिए हमारे नेशनल लेवल पे एक सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या है, जो डिफरेंस है अलग अलग लाइन्स में, हाई वोल्टेज लाइन एंड सिंपल वोल्टेज लाइन, उनमें डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया जाने की ज़रूरत है कि क्या क्या इशू जो हैं इन सब की वजह से क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया यूक्रेन इशू की वजह से जो डिफेंस सेक्टर में रशिया का इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि रशिया के साथ में बहुत सारी डिफेंस सेक्टर में इंडिया की डील हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रशिया यूक्रेन ये इशू अगर ख़त्म हो तो उन डील को हम कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक अगर हम देखें तो हमारे बॉर्डर एरियाज़ को सिक्योर करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर के है। हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे इसके बेसिक फैक्ट्स को। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, 26/11 मुंबई टेरर अटैक जब हुआ तो उसके बाद में नवंबर 2008 में ये जो अटैक हुआ, उसके बाद में 31 दिसंबर 2008 को ये जो एजेंसी है इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया और 2009 से इसने फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया। NIA एक सेंट्रल एजेंसी है और हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, इसके अलावा फॉरेन स्टेट के साथ में फ्रेंडली रिलेशन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टैट्यूटरी लॉज जो हम बनाते हैं उन सभी के खिलाफ में कुछ ऑफेंस अगर देखने को मिलते हैं तो उन सभी को रेगुलेट करती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ओके इसके अलावा ये जो लॉ है इसमें हमारे इंडिया में को भी कंप्लीट कवर करता है और इंडिया के बाहर भी अगर कोई इंडियन सिटीजन है, मतलब किसने किसी लॉज को वायलेट किया है और इंडिया के बाहर है वो सिटीजन, तो उनके ऊपर भी ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और उनको भी रेगुलर किया जाता है NIA के द्वारा। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल हमने डिस्कस किया था कि एक यहाँ देखो। ओके 2019 में एडम हैरी जो हैं 2019 में एडम हैरी इंडिया के कंट्री के फर्स्ट ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट बने थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो वो जोमेटो में डिलीवरी बॉय का रोल प्ले कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि ट्रांसजेंडर को लेकर के जो एक केस हुआ था और उस केस में कम्प्लीटली क्लियरली बोला गया था, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए थे, फंडामेंटल राइट दिए गए थे, लेकिन अगर रियलिटी में अगर हम देखें तो फाउंडेशन बेसिस पर ये सारे जो राइट्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इशू जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि NLSA जो जजमेंट देखने को मिला वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन था। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो राइट टू ह्यूमैनिटी है मेल और फीमेल के बीच में, जो एक पॉपुलेशन जो है उसको भी हमें गवर्न करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको लेकर के टाइम टू टाइम जो भी ऑर्डर पास हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि उनके जो राइट्स हैं उनको भी सिक्योर किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर उड़ीसा स्टेट के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर एक चटनी बनाई जाती है, आंट चटनी। रेड आंट के बारे में, लाल जो चींटी होती है उसके बारे में आपने सुना होगा कि अगर वो बॉडी को काट ले तो बहुत सारे रेड रैसेज हो जाते हैं बॉडी में, लेकिन उड़ीसा में एक ट्राइब पाई जाती है और ये जो ट्राइब है वो क्या करती है कि ये जो रेड आंट है इनको इकट्ठा करती है, फिर इनकी चटनी बनाई जाती है। इसके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत सारे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, विटामिन B12 होता है, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर, 18
अमीनो एसिड्स जो हैं ये सारे पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और डिजीज से दूर रखते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या किया जा रहा है, इसको जीआई टैग दिलवाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको जीआई टैग मिले, ताकि इसका जो भी फॉर्मेशन है, जो भी प्रोसीजर है, उसको सिक्योर किया जा सके। तो जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग जो है वो एक तरीके से जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है जिसका एब्रीविएशन फॉर्म जो होता है, जिसको जीआई टैग के नाम से जानते हैं। स्पेशल किसी भी रीजन में कोई भी टाउन, कोई भी स्टेट, अगर वहाँ की कोई स्पेशल आइडेंटिटी है, मतलब वहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट बनता है, कोई नई एक तरीके से ईटिंग जो है वो चीज़ें बनती हैं, तो इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाया गया था 1995 में, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया पार्ट होने की वजह से 1999 में हमने जीआई टैग एक्ट हम लेकर के आए थे और फिर 15 सितंबर 2003 से ये एक्ट जो है वो काम करने लग गया। और इसमें हमने क्या डिसाइड किया कि WTO का, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, WTO का जो आर्टिकल 22 है उसको सिक्योर करने के लिए इंडिया जो है वो भी अपना एक्ट लेकर के आया कि हम अदर एरिया में जो भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टेरिटरी में इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम सिक्योर करेंगे। ओके, ये जो इंडिकेशन है, इंडिकेशंस विच आइडेंटिफाई ए गुड एज ओरिजिनेटिंग इन द विच टेरिटरी ऑफ ए मेंबर और ए रीजन और ए लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी, मतलब किसी एरिया में कुछ अच्छी क्वालिटी का कोई सामान बन रहा है तो उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम रिकॉग्निशन देना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको जीआई टैग देना चाहिए। तो जीआई टैग जो है वो इंडिया में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी जो है वो 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं उनको जीआई टैग मिल चुका है। एक तो आपको स्टार्टिंग का ध्यान में रखना है, दूसरा अगर आप अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके स्टेट में कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में जैसे अगर आप यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस साल में जीआई टैग किस किस चीज़ों को मिलता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।